दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूं जिससे पूरा विश्व चौंका हुआ है। जापान में इतने सारे लोग कैसे 100 से ज़्यादा आयु जीते हैं। ओकिनावा एक ऐसा शहर है जापान में जिसे इमॉर्टल लैंड कहा जाता है, यानी अमृत प्राप्त भूमि। आज जापान में 70,000 से भी ज़्यादा लोग 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। और ऐसा नहीं है कि वे 100 वर्ष की आयु के हैं तो बिस्तर पर पड़े हुए हैं और अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। वे 100 वर्ष की आयु पर भी एक्टिव हैं, घर के काम काज कर रहे हैं, अपने काम काज किसी अन्य को नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि जापान के लोग टेक्नोलॉजी में इतनी वृद्धि हो रही है। आज जापान टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा देश माना जाता है, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी विकसित होने पर भी वहाँ के लोग स्वस्थ हैं। उन्होंने अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा है, वे अपनी सेहत पर पूरी तरह ध्यान देते हैं। ऐसे कई आविष्कार हमारे मानव जीवन में आते हैं। टेलीविज़न एक ऐसा आविष्कार है जिसने आदमी को आलसी बनाकर छोड़ दिया है। जब टेलीविज़न नहीं था तो आदमी क्रिएटिव वर्क करता था, वह अपने परिवार को समय देता था, वह बागवानी में लगा रहता, वह कुछ न कुछ काम में लगा रहता था। लेकिन टेलीविज़न के आने के बाद लोग घंटों घंटों टेलीविज़न के सामने बैठे रहते हैं। फालतू की मूवी जिससे कुछ सीखने को नहीं मिलता, वे 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे बर्बाद कर देते हैं। फिर जापान के लोगों में ऐसी क्या आदत है जिससे वे 100 वर्ष से भी ज़्यादा जीते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यह वीडियो देखने के बाद 100 वर्ष की आयु जी लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा सोच के आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यहीं देखना बंद करिए और अपनी जो भी दुनिया है आप अपने मोबाइल में भिड़ जाइए, अपने टीवी में भिड़ जाइए, आराम तलबी करिए और अपनी सेहत के साथ जो छेड़छाड़ करनी है आप करते रहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे सेहत मिले, मैं 100 वर्ष जीने आपको कतई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर वह 100 वर्ष सेहत से भरा है, आप जितना जिएं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितना जिएं वह स्वस्थ हो, वह स्वस्थ तंदुरुस्ती के साथ बीते, वह मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जापानियों ने ऐसा क्या लाइफ स्टाइल अपनाया कि वे इतने वर्ष स्वस्थ होकर जीते हैं। आज उन सभी तथ्यों को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आपकी मर्जी, आप उसे अपने जीवन में अपनाते हैं या नहीं। जापानियों की एक खूबसूरती है कि वे अपने धर्म संस्कृति को तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन जब उन्हें विश्व विदेशों से कुछ संस्कृति या कुछ अच्छी चीज़ें मिलते हैं वे उसे पूरे हृदय से अपनाते हैं। बौद्ध धर्म जिसकी शुरुआत भारत से हुई, भारत से निकलकर यह कई विश्व में फैला। आज बौद्ध धर्म को सही ढंग से मानने वाला कोई देश है तो वह जापान है। बौद्ध धर्म से ही निकला एक और विशेष संप्रदाय है जिसे जैन संप्रदाय कहते हैं, और वह कुछ भी नहीं, वह भगवान शिव, पार्वती और गंगा की जो कही गई है शिव पुराण, उससे ही निकला भैरव तंत्र। उस भैरव तंत्र को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है। बौद्ध धर्म के मास्टर्स ने वहाँ लोगों में इतनी अच्छी सभ्यता संस्कार डाल दी है कि वे उसे अपने जीवन स्तर पर बहुत गहरे तक ले गए हैं। फिर ऐसा क्या है जापानियों में कि वे स्वास्थ्य को उपलब्ध हो रहे हैं, वे लंबी आयु जी रहे हैं। आज सभी विषयों को मैं आपके सामने रखता हूँ और चाहता हूँ कि उन विषयों को, उन तथ्यों को आप अपने जीवन में अपनाइए और अच्छी सेहत को प्राप्त करिए। चलिए, क्या है ऐसा कि जापानी इतनी लंबी आयु तक जीते हैं। सबसे पहली बात और वो है कि जापान में ध्यान विधियाँ, योग, ये बहुत गहरे तक फैला हुआ है। हम में से कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद कह सकते हैं कि आयुर्वेद हमारा, योग हमारा, और मैं तारीफ़ कर रहा हूँ जापानियों की, लेकिन जो सही है उसकी तारीफ़ करनी ही होगी। आयुर्वेद हमारा, योग हमारा, फिर भी हम भाग कहाँ रहे हैं, हम किन चीज़ों को अपना रहे हैं। क्या वह योग आपके जीवन स्तर पर उतरा है? क्या वह ध्यान आपके जीवन पर आया है? आपने तो पूजा पाठ को भी दूसरा रूप दे दिया है, जैसे आप भगवान को रिश्वत दे रहे हो, भगवान की एहसान दिखा रहे हो कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, बदले में आप कुछ दो। आप पूजा जैसी चीज़ को भी निकृष्ट बना दिया है। फिर मैं जापानियों की बात क्यों ना करूँ। उन्होंने हर वह चीज़ को, वह योग हो, वह ध्यान हो, उससे उन्होंने प्रैक्टिकल रूप दिया, प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने बताया कि इससे क्या लाभ हैं। परमाणु बम का आक्रमण हुआ, वह देश पूरी तरह विध्वंस में गया, उसके बाद भी आज वह मजबूती के साथ खड़ा है। और केवल टेक्नोलॉजी में ही नहीं, वह जीवन स्तर पर, वह बौद्धिक स्तर पर, वह शांत स्तर पर, उनका जीवन शांत है।
चलिए, मैं सबसे पहले जो आपको बता रहा हूँ और वह है ध्यान। जापानियों में ध्यान बहुत गहरे तक है। वे भोजन, वे पानी पीना, वे चाय पीने तक को ध्यान के रूप में देखते हैं। बौद्ध धर्म का बहुत गहरा प्रभाव है। जैन संप्रदाय जिसका वर्णन मैंने ऊपर किया, वह जैन संप्रदाय, वहाँ के मास्टर्स ने वहाँ के जनमानस में ऐसी सभ्यता डाली है कि ध्यान वहाँ गहरे उतरा है। और आप जानते हैं कि हमारी जो बीमारियाँ होती हैं 80% इसके द्वारा उपजी हुई होती हैं। हमारे गलत सोच के द्वारा उपजी होती हैं, हमारे निराशावादी मन के कारण उपजी होती हैं। तो जापानियों के ध्यान विधि करने के कारण, ध्यान करने के कारण उनका जो बौद्धिक स्तर है, मानसिक स्तर है, बहुत ऊंचा है। वे तनाव में जल्दी नहीं आते और यही उनकी सेहत का राज है। वह है ध्यान। तंत्रा जैसा विज्ञान जिसे भारत में फैलने ही नहीं दिया गया, वह वहाँ के जनमानस में, वहाँ के स्त्री पुरुषों में बहुत गहरे आत्मसात है, जिसके कारण वे चरित्र पतन की ओर नहीं जाते। उनका चरित्र हनन नहीं होता, जिसके कारण वे अच्छी ऊर्जा में रहते हैं। ध्यान विधियों का प्रयोग करके वे अपने जीवन को शांत रखते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो योद्धा हैं, जैसे कई योद्धा के बारे में बोला जाता है कि वे जापानी पद्धति से लड़ते हैं, वे ताइक्वांडो हो, वो जूडो हो, वो सब ध्यान विधियों के द्वारा वे लड़ाई भी करते हैं। सोचिए, इतने गहरे वह ध्यान बैठी हुई है उनके मानस पर। पहला जो सबसे प्रमुख कारण है वह है ध्यान का उनके जीवन में आम होना। दूसरी बात, और वह है जापानियों का संस्कार। वे अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं कि आपको मालूम है कि जापान में अमीरी गरीबी नहीं होती। वहाँ अमीर व्यक्ति के बच्चे भी गरीबों के साथ बराबर का स्वभाव रखते हैं। वहाँ हर किसी का सम्मान किया जाता है, किसी को छोटे नज़र से नहीं देखा जाता, किसी को बुरा नहीं माना जाता। वहाँ सब कुछ बरासम भाव है, जिसके कारण वहाँ के बच्चों में मानसिक विकृति पैदा नहीं होती। कोई भेदभाव ना होने के कारण वहाँ सब समान है। और जहाँ भेदभाव होता है वहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनता है। जब हम बोलते हैं कि मुसलमान बुरे या हिंदू बुरे या वो बुरे या वो बुरे, हम अपने बच्चों पर जाने अनजाने उनका सबकॉन्शियस माइंड पैदा कर रहे होते हैं। हम जब अमीरी गरीबी, हम आर्थिक स्थिति पर किसी को निकृष्ट नज़रों से देखते हैं। एक नौकर से गिलास टूट जाती है तो हम उसे गाली देते हैं। हमारा बॉस आ जाता है, उससे गिलास टूट जाता है, अरे सर कुछ नहीं हुआ है बोलते हैं। यह असल में हमारे अंदर ही विकृति लाता है, क्योंकि आपका हर एक कृत्य, हर एक विचार बहुत गहरे स्तर पर आपकी शरीर की जो कोशिका के स्तर पर है, वहाँ विकृति पैदा करती है। तो जापान में जो सबसे बड़ा कारण है वहाँ भेदभाव नहीं है, जिसके कारण वहाँ के बच्चे, वहाँ के बड़ों में किसी प्रकार की विकृति नहीं है, किसी प्रकार की अस्मिताएं नहीं है कि तुम ये तुम वो, जिससे वे खुश रहते हैं। अब ये संस्कार बनते कैसे हैं? हम सब तो अपने बच्चों को भी सीख देते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन असल में संस्कार का निर्माण होता कैसे है? वह हमारे द्वारा होता है। हम जो चीज़ करते हैं वही हमारे बच्चे करते हैं। और जापानीज़ इस बात के लिए बहुत जागरूक हैं। वहाँ पर 18 साल से पहले किसी बच्चे को कोई भी एक्शन मूवी या कोई भी एडल्ट मूवी नहीं देखने दी जाती। इसके लिए वहाँ कानून बने हुए हैं, जिसके कारण यह होता है कि जब बच्चा अपने बाल अवस्था में, अपनी किशोरावस्था में, अपने जवानी की दहलीज पर जब होता है, तब तक वह कोई बुरी चीज़ नहीं देखता, बुरे कृत्य नहीं सोचता, तो उसका असर पूरी लाइफ लॉन्ग पड़ना है। क्योंकि हम जो बचपन में चीज़ें करते हैं वही हमारा बेसिक नेचर बन जाता है। तो जापानीज़ मास्टर का कहना है कि आप जो चीज़ अपने 10 साल 12 साल के बच्चों को दिखाएंगे, सुनाएंगे, वही आपको भी देखना और सुनना है। क्या आपसे ऐसा हो पाता है? आप अपने बच्चों को तो सीख दे देते हैं, ये मत करो, टेलीविज़न मत देखो, मोबाइल मत चलाओ, और आप क्या यह कर पाते हैं? क्या आप टेलीविज़न से चिपकना छोड़ पाए हैं? क्या आप मोबाइल पर घंटों समय बिताना छोड़ पाए हैं? फिर किस मुंह से आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि यह मत करो? क्योंकि बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। जापानियों में यह चीज़ बहुत जागरूक हैं। वे क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, उसके प्रति बहुत सचेत हैं। और यही संस्कार उनके बच्चों में आते हैं, जिसके कारण उनके अंदर कोई बीमारी नहीं आती। क्योंकि जब आप एडल्ट कंटेंट्स देखते हैं, वह ऊर्जा के स्तर पर जैन संप्रदाय का जिस मैंने वर्णन किया, वे कहते हैं कि जब आप कोई अश्लील दृश्य या अश्लील किताबें पढ़ते हैं, वह चरित्रहीनता ही मानी जाती है।
आप कोई जब एक्शन मूवी देखते हैं, मारकाट की चीज़ें देखते हैं, तो उसे ऐसा माना जाता है कि आप ही ने वह मारकाट किया है, क्योंकि जो मारकाट आप करते वही उस वीडियो को देखने या उस किताब को पढ़ने पर आपके भीतर वह टॉक्सिन बनते हैं। तो जापानीज़ कहते हैं कि जो चीज़ आप अपने छोटे बच्चों को दिखाएंगे, सुनाएंगे, वही आपको जीवन पर्यंत देखना या सुनना है। तो अगर आप टेलीविज़न में कोई चीज़ देख भी रहे हैं, आप मोबाइल में कोई चीज़ देख भी रहे हैं, तो वही चीज़ देखिए जो आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। अन्यथा उन चीज़ों से दूर हो जाइए, वरना वह चीज़ देखना, वह चीज़ सुनना आपके शरीर में विकृतियाँ, दोष और बीमारी ही पैदा करेगा। अगली चीज़ जो जापानियों को इतना सेहतमंद बनाती है वह है कम खाना। मेडिकल साइंस, हमारा आयुर्वेद, विश्व का कोई भी सेहत पे चलने वाला ग्रंथ वह कहता है कि जो लोग कम खाते हैं वे ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, क्योंकि जब आप कम खाते हैं तो जो भी चीज़ आप खाते हैं वह शरीर में सही ढंग से पचता है, सप्त धातुओं का निर्माण सही ढंग से होता है। तो जापानियों का सेहत का एक और कारण है कम खाना। अब उनका भोजन कैसा होता है? पहली चीज़, वे समय पर खाते हैं, पोषक से भरा तत्व खाते हैं। वे अपने भोजन को रेनबो फूड कहते हैं। रेनबो आप जानते हैं कि उसमें 7 रंग होते हैं। वे जो खाने बैठते हैं तो उनकी जो प्लेट होती है वह रंग बिरंगी होती है। अब रंग बिरंगी का अर्थात वहाँ फल भी होते हैं, वहाँ मांस मटन मछली भी होती है, वहाँ अंडे भी होते हैं, वहाँ चावल भी होती है, वहाँ हरी सब्जियाँ भी होती हैं, वहाँ चटकदार फल भी होते हैं। वे संतुलित भोजन पर विश्वास करते हैं। फिर वे अपने प्लेट को छोटा रखते हैं। इसका कारण क्या? कि कम खाना है। हम जब खाते हैं तो हमारी प्लेट बड़ी रहती है, उसमें ढेर सारा चावल या ढेर सारी रोटी की वो बनी होती है। लेकिन जापानी जो खाते हैं वे एक तो कम खाते हैं, प्लस जब आप खाना स्टार्ट करते हैं तो भूख का एहसास 20 मिनट तक रहता है। तो वे खाने को धीमी गति से खाते हैं। जब आप धीमी गति से खाते हैं तो कम आहार ले पाएंगे, और 20 मिनट जैसे ही पार होता है वह भूख का एहसास दिमाग देना बंद कर देता है। फिर वे चॉपस्टिक से खाते हैं। चॉपस्टिक से खाना आप जानते हैं कितना खाना उसमें आ पाएगा। तो वे जो भी खाते हैं वह चॉपस्टिक से लेके खाते हैं, तो कम मात्रा में लेते हैं। फिर जिस चीज़ को वह मुंह में डालते हैं उसे अच्छी तरह से चबाते हैं। जब वो अच्छी तरह से लिक्विड जैसा बन जाता है तब उसे अंदर करते हैं। वे समय पर भोजन करते हैं। सुबह उनका ब्रेकफास्ट हैवी होता है, दोपहर का खाना सामान्य होता है, और वे शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं और कम मात्रा में खाते हैं। तो समय पर खाना, कम खाना, लो कार्ब का फूड लेते हैं वे। उनके भोजन में समुद्री चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जापानियों में जो मोटापा का औसत है वो मात्र 3% है। वहाँ लोग मोटे होते ही नहीं हैं। सुमो पहलवान, किसी बीमारी के कारण कोई मोटा हो गया है वह अलग बात है, लेकिन वहाँ मोटापा का जो औसत दर है वो सोचिए 3% है। और विश्व की कुल आबादी जब आप पूरे विश्व को देखेंगे तो वे पूरे विश्व का 10 से 15% जो मीट का कंजम्पशन है वह जापान में है। वे सी फूड, मछलियाँ, क्रैब, समुद्री भोजन, ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं। फिर उस भोजन के साथ ऐसा नहीं है कि वे केवल वही खाते हैं, वे हरी पत्तेदार सब्जियां भी खूब खाते हैं, वे रॉ फूड भी खाते हैं, वे फल बहुत खाते हैं। जापानी लोग दूध कम पीते हैं। दूध की पूर्ति वे मछलियों के द्वारा करते हैं। मछलियों में आप जानते हैं कि 2 पीस आप जब मछली खाते हैं वह आपके शरीर में जो भी चीज़ें चाहिए वह पर्याप्त मात्रा में दे देती है। ओमेगा 3 नामक एमिनो एसिड आपको उसके द्वारा मिलता है। तो वे अपने भोजन को संतुलित रखते हैं और हर प्रकार का भोजन लेते हैं। तो यह जापानियों की तंदुरुस्ती का एक राज है। ग्रीन टी, आप जानते हैं कि ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो आपको युवा रखते हैं। फिर वे दूध वाला चाय नहीं पीते, वे बहुत चाय पीते हैं, लेकिन उसमें दूध और शक्कर नहीं होती है। हम यहाँ पर कुछ पीना होता है तो हम कोल्ड ड्रिंक देखते हैं, फ्रूटी, माजा, इस तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन वे अपने भोजन के साथ में ग्रीन टी का समावेश करते हैं और बहुत पीते हैं। ऐसा ग्रीन टी जिसमें ना दूध है ना शक्कर है, तो उनकी पानी की जो मात्रा है वह भी पूरी हो जाती है और ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट के फ़ायदे और अन्य फ़ायदे भी मिल जाते हैं। 100 से भी ज़्यादा प्रकार की चाय जापान में उगाई जाती है। चाय का वहाँ महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के चाय का स्वाद लिया जाता है। तो ग्रीन टी उनकी एक सेहत का राज है। पैदल चलना, यह अगला पॉइंट।
जापानी बहुत पैदल चलते हैं और यह प्रभाव आप पूर्वी सभी देशों में देखेंगे। वह जापान हो, नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, वहाँ के लोग पैदल बहुत चलते हैं और पैदल चलने के कारण आप जानते हैं कि वे स्वस्थ रहते हैं। वहाँ के बच्चों को गाड़ी नहीं दी जाती है। वहाँ के बच्चे या तो पैदल स्कूल जाएंगे या साइकिल चलाकर स्कूल जाएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, वे भी गाड़ी को तरजीह नहीं देते हैं। हमको तो यहाँ अच्छी अच्छी गाड़ी चाहिए। हमको यहाँ से 1 किलोमीटर कहीं जाना होता है, हम स्कूटी या बाइक या कार देखते हैं। कई लोगों को तो बगल में कहीं जाना है, वे अपनी कार निकालते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। वे लोग पैदल बहुत चलते हैं और यह उनकी सेहत का राज है, क्योंकि वे दिन भर एक्टिव रहते हैं। वे घंटों टेलीविज़न के सामने या मोबाइल लेकर बैठे नहीं रहते हैं। पैदल चलने के कारण उनका रक्त परिसंचरण हर समय अच्छा बना रहता है और वे उसे अच्छी सेहत देता है। तो पैदल चलना एक उनकी सेहत का राज है। क्या आपको मालूम है, जापान में ओबेसिटी टैक्स लगता है। अगर किसी व्यक्ति का कमर 33.5 से ऊपर है, उसे टैक्स देना पड़ता है। जापान के लोग वैसे मोटे होते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई मोटा हो गया है तो उसे ओबेसिटी टैक्स देना पड़ता है। तो यह टैक्स भी गवर्नमेंट की तरफ भी, गवर्नमेंट भी जागरूक है कि वह अपने लोगों को सेहतमंद बनाना चाहती है। और ऐसा कोई व्यक्ति जब मोटा हो जाता है तो उसे वह टैक्स भरना पड़ता है, जिसके कारण वह जानबूझकर या अनजाने में वजन कम करने पर ध्यान देता है। तो यह भी एक वहाँ का सेहत का राज है। वहाँ छोटे से ही बच्चों को हेल्दी खाना पर ध्यान करना बताया जाता है कि आपका जो डाइट होना चाहिए वह संतुलित होना चाहिए, वह पोषकता से भरपूर होना चाहिए। वहाँ पैकेट फूड वगैरह का प्रचलन ज़्यादा नहीं है। वहाँ मशीनें हैं, वेंडिंग मशीन है, जहाँ से जो हमारे इंडिया में लेस, कुरकुरे और अन्य चीज़ें निकलती हैं, वहाँ वेंडिंग मशीन है, लेकिन वहाँ पोषक तत्व से भरे ही खाने बच्चों को सिखाया जाता है। फिर भोजन को वहाँ पे ध्यान का रूप दिया जाता है। जैसा मैंने बताया कि ध्यान का बहुत प्रभाव है जापान पर। जब हम यहाँ भोजन करने बैठते हैं, वह माता पिता हों और माता पिता को देखकर बच्चे भी सीखते हैं। उन्हें टेलीविज़न चाहिए, उन्हें मोबाइल पर कुछ देखते हुए खाना है। फिर ऐसा भोजन शरीर पे कैसे लग सकता है? एक तरफ आप टेलीविज़न पर या मोबाइल पर हिंसक दृश्य देख रहे हैं, आप एक्शन से भरपूर चलचित्र देख रहे हैं, कई लोग अश्लील चलचित्र देख रहे हैं, और आप भोजन ले रहे हैं। वह भोजन कैसा होगा? जैसा आपका मनस्पटल होगा वैसा ही भोजन वह अंदर जाकर बनेगा। जापानी इसके लिए बहुत जागरूक हैं। वे भोजन को ध्यान के रूप में देखते हैं। वे भोजन का एक एक स्वाद का, एक एक कौर का मजा लेते हैं। धीमी गति से खाते हैं, धीमी गति से मजा लेते हुए उस भोजन को खाते हैं, जिसके कारण वह भोजन शरीर में दिव्य भोजन बन जाता है। यह भी उनकी एक सेहत का राज है। जापानी सरकार के द्वारा, जैसे हमारे यहाँ पर आकाशवाणी है, वहाँ का जो रेडियो है, वहाँ पर सुबह आधे घंटे के लिए धुन बजाई जाती है। वॉइस ओवर द्वारा लोगों को निर्देशित किया जाता है और यह सबके लिए ज़रूरी है। वहाँ हर कोई उस धुन को सुनकर कोई भी डांस हो, वर्कआउट हो, वह करना बहुत ज़रूरी है। और जानते हैं यह चीज़ जापान ने कहाँ से सीखी? ये बहुत साल पहले अमेरिका के द्वारा स्टार्ट किया गया, लेकिन आज यह प्रक्रिया वहाँ बंद हो गई है। लेकिन जापानियों ने इसे एक रिवाज बना दिया। जिस तरह हम रोज़ सुबह नहाकर पूजा पाठ करते हैं, जापानियों में यह वर्कआउट करना अब रिवाज बन गया। 30 मिनट यह वर्कआउट करने के बाद जिसे योगा करना है, जिसे ध्यान करना है, जिसे जिम करना है, वह चीज़ कर सकता है। लेकिन 30 मिनट इस रेडियो वर्कआउट को करना अत्यंत ज़रूरी है। जापानी साफ सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं। हमारे देश में साफ सफाई लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को कानून लाना पड़ा, लोगों को जागरूक करना पड़ा, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। वे साफ सफाई का विशेष ध्यान देते हैं। केवल अपने कमरे, अपने शहर, अपने देश का ही नहीं, वे अपनी सफाई का भी बहुत ध्यान देते हैं। वे दिन में 2 बार नहाते हैं। वे अपनी शरीर का पूर्ण सफाई पर ध्यान देते हैं। तो यह सफाई में होना, आप जानते हैं कि जहाँ सफाई नहीं होती है वहाँ कई बीमारियाँ आती हैं। तो जापानियों की सेहत, अच्छे एनवायरनमेंट में वे रहना चाहते हैं, वे आनंद में रहना चाहते हैं, और यही कारण है उनकी एक अच्छी सेहत का। वे शांत जीवन जीते हैं, वे शांति से जीवन जीना चाहते हैं। वे टेक्नोलॉजी में विकास, सारी चीज़ें विकास कर रहे हैं, लेकिन वे ध्यान विधियों का प्रयोग करके शांत जीवन जीते हैं। और जीवन जब शांत होता है तो हमारे भीतर विषैले तत्व कम बनते हैं, हम बीमार कम पड़ते हैं।
और अगर हमारा जीवन अशांत है, हम दूसरों के बारे में बुरा बुरा सोचते हैं, हम दिन भर गलत चीज़ों में रहते हैं, हम अपने मुख से गालियाँ निकालते हैं, अपने मुंह से गंदे गंदे शब्द कहते हैं, कहीं ना कहीं वह हमें ही नुकसान पहुंचाता है। जापान के जो मास्टर्स हैं वे इन सब चीज़ों पर बहुत जागरूक करते हैं। वे अपशब्द कहने से, गालियां देने से, गलत बात बोलने से, किसी की चुगली करने से, नेगेटिव बात करने से मना करते हैं। और जापानी की सभ्यता संस्कृति में यह बहुत गहरे बैठ चुकी है। चूँकि वे शांत होते हैं, वे खुश होते हैं। चूँकि वे खुश होते हैं तो वे लंबे जीते हैं। जापानियों के लंबी उम्र का एक और कारण है कर्ज मुक्त जीवन। वे जितना है उसी पे खुश रहने की कोशिश करते हैं। वे कर्ज पे कोई चीज़ नहीं लेते, वे ईएमआई नहीं चुकाते, उन्हें लोन जैसी चीज़ लेना पसंद नहीं है। वे जितना है, जैसा है, उस पे खुश रहने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि जब आपके ऊपर कर्ज होता है तो आप तनाव में होते हैं, और तनाव आपके लिए बीमारी ही लाता है। वह किसी भी प्रकार का तनाव हो, जब आपके रिश्ते, लोगों से संबंध अच्छे नहीं होते, वह भी आपके जीवन में तनाव लाता है। जब आपके जीवन में कर्ज होता है, आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं, वह भी आपके लिए तनाव लाता है। तो जापानी कर्ज मुक्त जीवन जीते हैं। वे ईएमआई वगैरह पे विश्वास नहीं करते। तो यह भी उनकी एक सेहत का राज है। वर्कआउट, वह ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते। शायद जापानियों से ज़्यादा एक्टिव कोई भी नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर, जब हम छोटे थे तो हमारे दादाजी हमको बताया करते थे कि जापानी इतने कर्मशील हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तब जब वह हाथ पैर पटकता है तो उसके हाथ पैर में जैसे जुलाहा चरखे काट कर कपड़े बनाता है, वह चीज़ बांध दी जाती है। और जब बच्चा अपना पैर पटकता है तो उस पैर के पटकने के कारण वह एक कपड़े का निर्माण कर देता है। तो जापानियों की सोच ऐसी है। वे बहुत कर्मशील हैं, लेकिन वे आनंद उत्सव पर भी उतना ध्यान देते हैं। वे परिवार को समय देते हैं। वे परिवार के साथ कहीं घूमना फिरना पसंद करते हैं। वे अपने पसंद के मित्रों, अपने करीबी मित्रों के साथ सप्ताह में 1 या 2 दिन आउटिंग पर जाते हैं। वे वहाँ एंजॉय करते हैं, उत्सव मनाते हैं, जिससे जो 5 दिन का कार्य का है वह भार जो है, वैसे वे काम को भार की तरह नहीं लेते, लेकिन यह 1 और 2 दिन का जो आउटिंग होता है, जो अपने परिवार के मित्रों, अपने परिवार के साथ या अपने करीबी मित्रों के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ जो इस तरह की आउटिंग करते हैं, वे तनाव मुक्त हो जाते हैं। और तनाव मुक्त होना अपने आप में अच्छी सेहत देता है। तो ये सब तथ्य हैं जापान के, जो उन्हें लंबी उम्र का जीवन देते हैं। और यह मैं या कोई और नहीं कह रहा, इस पर पूरे शोध हुए हैं। आप विश्वास तो करिए, 70,000 से ज़्यादा लोग आज 100 से ज़्यादा उम्र की है। यह कैसे संभव है? बूढ़ों का देश जापान को कहा जाता है। और ऐसा भी नहीं कि वे बूढ़े बिस्तर पर पड़े हुए हैं, वे अपना काम कर रहे हैं। 100 वर्ष की महिला अपने लिए खाना बना रही है, अपने लिए सारी चीज़ें कर रही है। क्या आप ऐसा जीवन नहीं चाहते? तो इन चीज़ों को, जैसा मैंने बताया, कोशिश करिए अपने जीवन में अपनाने का। मेरे साथ मेरे कई करीबी हैं, वे इस जीवन स्तर को पाने की कोशिश में लगे हैं। धीरे धीरे हमने तो टेलीविज़न देखना वगैरह सब छोड़ दिया। मेरे साथ कई लोगों ने भी देखना छोड़ दिया। मोबाइल पर जितनी काम की चीज़ें हैं बस वही करना। और मैं अपने पर और अपने मित्रों पर देख रहा हूँ कि उनकी सेहत अच्छी होती जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप यह मत सुने कि जापानी लोग ऐसा करते हैं। जापानियों ने वह चीज़ आत्मसात की है भारत से। बोधिसत्व, बुद्ध के शिष्य जो जापान में गए, जहाँ पर वे पसीना गिरा तो माना जाता है कि उनके पसीने से चाय का पौधा बना है, और वे उस चाय को इतने दिव्य रूप में लेते हैं। चाय का महोत्सव मनाया जाता है। और यह सारी चीज़ें उन्होंने आत्मसात की है हमसे, हमारे आयुर्वेद से, हमारे शिव द्वारा कही भैरव तंत्र से, बौद्ध धर्म से। तो क्या हम वापस उन्हीं चीज़ों को नहीं अपना सकते? क्या हम जल्दी नहीं सो सकते? क्या हम जल्दी नहीं उठ सकते? क्या हम पोषकता से भरा खाना नहीं खा सकते? क्या हम गाड़ी और यह सब चीज़ें छोड़कर पैदल या साइकिल पर नहीं चल सकते? क्या हम दिन के 1-2 घंटे ग्राउंड पर नहीं बिता सकते? क्या हम कुछ समय मिट्टी में नहीं गुजार सकते? मुझे विश्वास है कि आप वापस लौटेंगे। अगर हमारे भारत देश का यह सब कुछ है तो वह कैसे वापस आएगा? वह हमारे जीवनचर्या में अपनाने से आएगा। तो हाँ, हम भी चाहेंगे कि हमारे देश के लोग भी लंबी आयु जिएं, सेहतमंद आयु जिएं, इसी विश्वास के साथ कि हम भी
वापस जापानियों से यह चीज़ सीखेंगे। किसी से कुछ सीखना बुरा नहीं है, हम अपने दुश्मन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारे भारत देश की यह परंपरा रही है कि हम हर किसी को गले से लगाते हैं, तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ों को गले से लगाएं। हमारी जो चीज़ें जापानियों ने अपनाकर आज इतने सेहतमंद हो चुके हैं, हम वापस फिर से उन्हें गले लगाएं और अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को अपनाएं। कम खाएं, पोषकता से भरा चीज़ खाएं, संतुलित भोजन लें, पैदल चलें, एक्टिव रहें दिन भर। टेलीविज़न, मोबाइल जो बहुत ज़रूरी है उसे ही देखें। घंटों बर्बाद फालतू की मूवी, चलचित्र देखने पर समय बर्बाद ना करें। जितने देर आप 2-2.5 घंटे की मूवी देखते हैं, वह आप बच्चों के साथ समय बिता लीजिए, कुछ नहीं तो जानवरों के साथ समय बिता लीजिए, वह आपको अच्छी ऊर्जा देगा। लेकिन जब आप टेलीविज़न पर लंबे समय तक बैठते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, वह आपके अंदर बुरी ऊर्जा लाती है। यह आप विश्व के जो शोध किए गए हैं उससे यह साबित हो चुका है। मधुमेह बीमारी पहले इतनी नहीं थी। कहीं ना कहीं टेलीविज़न का बहुत बड़ा योगदान है, यह कई शोधों के द्वारा बताया जा चुका है। तो एक्टिव रहिए, जापानियों की तरह एक्टिव रहिए, उनकी चीज़ों को फिर से आत्मसात करिए और लंबी उम्र तक हम और आप सब जिएंगे।